हेलो गाइस, देखिए जैसा कि सभी लोगों को पता है कि भैया 22 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है AIB का। ठीक है, AIB का एग्ज़ाम होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें बहुत सारे, जैसे जो पिछले यानी कि IPC का था, CRPC का था, एविडेंस एक्ट का था, इनमें धाराएं बदल गई हैं, लेकिन सारी चीज़ें वही हैं। तो जो धाराएं बदल गई हैं इसमें हम आपको वही बताएंगे। और ये जो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा अखिल भारतीय परीक्षा 2023 का, यानी कि जो AIB एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, 10 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है, सॉल्व पेपर है। तो भैया सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अब आज तारीख हो गई ये 20 तारीख, यानी कि जिस दिन ये वीडियो बन रहा है 20 दिसंबर को बन रहा है। फिर आपको एक वीडियो और मिल जाएगा 21 दिसंबर को, उसके बाद 22 दिसंबर को एग्ज़ाम ही है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। भैया इसमें जो गलत कथन है वो हो जाएगा, मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, जो मध्यस्थता करार होता है वो सिर्फ लिखित ही होता है, मौखिक रूप से नहीं होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए, अगर आप सहमत हो गए हैं, अगर दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है। देखो, जब वो एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हों तभी जो है हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी के अगर दो बीवी हैं तो उनके दोनों जो औलाद होंगी वो सौतेले रिश्तेदार हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता है। जब पक्षकारों की प्रतिसिद्धि रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हिंदू विवाह नियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए शर्तें के विषय में प्रावधान किया गया है। एक, विवाह पक्षकारों का मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना, विवाह के समय वर 21 वर्ष, वधू 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, पक्षकार प्रतिसिद्धि नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं हो, पक्षकार एक दूसरे के सापिंड न हो। अगला है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रावधान करती है। तो भैया दो प्रावधान करती है। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए अधिकार, ये तो नहीं करता। ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए जो अधिकार है ये नहीं करता है। न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार ये करता है, और तलाक के लिए आधार करता है, यानी कि ये दोनों करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा हमारा सही हो जाएगा, दो और 3 हो जाएगा सही। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का क्या अर्थ होता है। तो बातिल विवाह जो होता है वो दरअसल शून्य विवाह होता है। तो मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का अर्थ शून्य विवाह, अर्थात ऐसा विवाह जो अस्थायी निषेध के उल्लंघन में किया गया हो, शून्य या बातिल विवाह कहलाता है। अगला है, विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकारों की तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन सी है, तलाक़े तफवीज़। देखिए, मुस्लिम विधि में क्या होता है, मुस्लिम पति के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि वह स्वयं तलाक दे। तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम पति या तो स्वयं तलाक दे सकता है या किसी अन्य को तलाक देने के लिए वो अपना अधिकार दे सकता है, चाहे दादा, काका, चाचा कोई भी हो, उनसे बोल दे भैया आप इनको तलाक दे दो। तो ऐसा अन्य व्यक्ति पत्नी भी हो सकती है। तो पत्नी भी अगर कह दिया जाए पत्नी को तलाक देने के लिए, वो फिर पत्नी भी दे सकती है। तो इसे तलाक़े तफवीज़ या प्रत्यायोजित तलाक कहते हैं। आगे है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अब विशेष विवाह अधिनियम 1954, यानी कि दोनों के अधिनियम के आधार पर शादी कर सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायकी संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए, 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अगला है,
निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य को। निम्नलिखित में से किसे भारत में पीआईएल का जनक माना जाता है? जस्टिस पीएन भगवती को। अगला है, निम्नलिखित में से किसे विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं किया जा सकता? तो जो भैया निजी लोग हैं यानी कि निजी पक्षकार है उनके खिलाफ पीआईएल नहीं दायर किया जा सकता है। स्टेट, नगर निगम, केंद्र सरकार तरफ आप दायर कर सकते हैं खिलाफ, लेकिन निजी व्यक्ति के ऊपर नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है? देखो, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उससे पहले की रिहाई की याचिका डाली गई है तो उसके लिए पीआईएल दायर नहीं किया जा सकता है। तो समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका ये नहीं होगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं? जिसमें कहा गया एक कृपक बनाम भारत संघ में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था? एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया है? वेड ने। अगला है यहाँ पर, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड है? तो भैया 6 महीने के लिए कैद है। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लीगल नहीं होते हैं, जो एक्टिवेशी करते हैं, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ 6 महीने तक की कैद हो सकती है। अगला है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार करता है? धारा 49। धारा 49 में कहा गया है कि भारतीय विधिक परिषद की नियम बनाने की साधारण शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। अगला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, अधिवक्ता ऐसे किसी मामले में पैरवी कर सकता है उसमें जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हो, तो ये जो है गलत है। यानी कि अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकता है जिसमें स्वयं का आर्थिक हो, तो यानी कि वो पैरवी उसमें नहीं कर सकता है। ठीक है। तो भैया जो गलत कथन है वो ये है कि अधिवक्ता ऐसे किसी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति, कंपनी या ओपीसी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक संपत्ति में कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी यदि किसी ओपीसी का चुकता शेयर पूंजी 50 लाख से अधिक हो? ओके। अगला है यहाँ पर, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 और अधिकतम होनी चाहिए 15। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से, ये तो क्वेश्चन जो है इस प्रश्न को हटा दिया गया था, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? MC मेहता बनाम कमल नाथ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जा सकता है? तो किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला यहाँ पर देखेंगे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार है? तो 26 सप्ताह के लिए है। ठीक है। ये धारा 5(3) में कहा गया है, मातृत्व अधिनियम 1961 की धारा 5(3) में ये बात कही गया है। अगला है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी के हकदार है? 2 सप्ताह के लिए, यानी कि 14 दिन के लिए। अगला है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी कारखाने में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 250 श्रमिक, यानी कि 250 अगर मजदूर हैं तो वहाँ पर उस कंपनी में कैंटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो ऐसे में कंपनी अधिनियम 1948 की धारा 46(1) का उल्लंघन हो रहा है। अगला है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है? देखो भैया, श्रमिक की परिभाषा में कौन नहीं आता? यहाँ 6000, 8000, 10000, 12000 के वेतन वाले अगर हैं तो इसमें 12000 जो वेतन हर महीने पा रहा है वो जो है श्रमिक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपर निर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा
निवारडी है के रूप में किसने परिभाषित किया है? विनफील्ड। रॉयल फील्ड याद कर लो, बुलेट के नाम याद कर लो, विनफील्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला है लुसेस्टर ग्रामर स्कूल का पहला मामला है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? तो डेमनस साइन इंजूरिया। ओके, अगला यहाँ पर देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? धारा 140 से। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है? तो 6। कौन कौन? सुरक्षा का अधिकार, सूचना देने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सब हैं। अगला है उपभोक्ता, ये भाई क्वेश्चन हटा दिया गया था। अगला देखेंगे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है? 265 में कहा गया, अनुच्छेद 265 याद कर लेना है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? 31 मार्च 2020 से शुरू और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला। अगला है यहाँ पर आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रह रहा हो, तो भैया 182 दिन। आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? धारा 224 में। अगला है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? देखो, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं है तो केवल मौन रहना है, ये जो है धोखाधड़ी में नहीं आता है। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए, वो सब धोखाधड़ी में आते हैं। ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है। ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुबंध बी के विकल्प पर शून्यकरण है, यानी कि जो अनुबंध होगा बी के विकल्प पर वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुणदोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है? तो शाश्वत निषेधाज्ञा। ठीक है, ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37(2) में ये बात बताई गई है। अगला है मूल धन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बांड में शर्त भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है? धारा 74 में। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए हमारे पास समय नहीं है, मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जो बहुत ही क्वेश्चन में आया है, और अगर मान लीजिए कोई नई चीज़ें हैं उसके मैं बारे में आपको बताऊंगा। भैया आप चैनल पे नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट शेयर कर लीजिए ताकि और भी पास हो सके। ठीक है, ताकि इसी साल आप लोग भी वकील बन सकें। अगला यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63(a) के तहत देय डिफॉल्ट ब्याज कितना है? 9% है। ठीक है, 9% हर साल होता है, प्रतिवर्ष होता है। अगला है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? तो अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम में लिखित नहीं है? तो इसमें देख लीजिए, वचन पत्र है, हुंडी है, विनिमय पत्र है, चेक है। तो जो हुंडी होता है वो पारक्रम लिखित नहीं है। ठीक है, अगला है पारक्रम लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि पारक्रम में लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? तो 18% यानी कि 18% से। घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई निर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी कितने? 12 महीने के भीतर में। अगला भैया देख लें, प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि का अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है? तो 80% है। अगला है, कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? ट्रेडमार्क के आधार पर।
आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? 20 साल होती है। ध्यान रखना है दिमाग में, पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 53(1) में यह बात बताई गई है कि जो भी पेटेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए होता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? भैया ऑस्ट्रेलिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों को पालन को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है? परमादेश। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया? 58वां। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। अगला है, रे बेरुबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 9वां संविधान संशोधन 1960। अगला चलिए देखते हैं भैया। अगला है यहाँ पर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? अनुच्छेद 254 है। अगला देखिए, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितने संक्रमण अवधि की प्रदान की गई थी? 15 साल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है? चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। अगला है, किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है? तो अनुच्छेद 19(1)(6) में। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख और 26 ख के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। अगला चलिए देख लेते भैया, ये जो है जो भारतीय दंड संहिता है यानी कि आईपीसी 1860 के, ये जो है हट गया है, क्वेश्चन हटा दिया गया है। अगला है कि आईपीसी 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है? देखिए भैया कि आईपीसी 1860 के आधार पर ये 5 दंड जो है विद्यमान है, जो कि आईपीसी की बता रहा हूँ, आईपीसी धारा 53 में ये बात बताई गई है। लेकिन सारा सब कुछ वही सेम है, बस ये आईपीसी की जगह बीएनएस 2023 हो जाता है, धारा 53 की जगह 4 हो जाता है। तो धारा 4 में 5 प्रकार के दंड का विद्यमान है। कौन कौन से हैं? मृत्यु है, आजीवन कारावास, कारावास जिसमें कठोर कारावास, जो हल्का कारावास होता है वो भी, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। अगला है, ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। ए द्वारा गंभीर रूप से कौन सा अपराध पारित किया गया है? तो भैया कोई भी अपराध नहीं करता, ऐसा धारा 25 में कहा गया है, वो भी किस 25? बीएनएस की धारा 25 में बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो आईपीसी की धारा 87 में बात थी, लेकिन बीएनएस की हम धारा याद करेंगे 50, बीएनएस की 25 में है। ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है? तो ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे का दर्शाता हो। तो ये इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 38 है, बीएनएस के 2023 की सेक्शन 38 में बात कही गई है। तो हमें इससे मतलब नहीं कि आईपीसी में क्या कहा गया था। आगे देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भैया यहाँ पे देख लीजिए, आईपीसी 1860 के निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? तो देखिए भैया यहाँ पर धारा 27 जो आपको बता रहे हैं वो बीएनएस की है, और धारा 89 जो है आईपीसी 1860 की। तो हमें देखना है बीएनएस की। तो ये जो क्वेश्चन को ध्यान रखना है, यानी कि बीएनएस 2023 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? तो धारा 27 को याद करना है। यहाँ पर देखिए, एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। तो ये आईपीसी 1860 की जगह हम बीएनएस 2023 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो आपराधिक बल किया है, आपराधिक बल किया। तो आपराधिक बल है 129 में, धारा 129 में आपराधिक बल। ठीक है। फिर है यहाँ पर आप देखो, आईपीसी मैं हटा के बोल रहा हूँ, बीएनएस 2023 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? आजीवन कारावास और जुर्माना, ये बात कही गई है बीएनएस 139 में। अगला देखेंगे, एक्स धमकी देता है अगर वाई उसे पैसे नहीं देगा तो वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। यहाँ पे बीएनएस 1860 बीएनएस 2023 के अनुसार एक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जा सकती है? तो भैया इसके लिए 3 साल का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो पहले ये बात 383 में थी, लेकिन अभी ये 308 में है।
ठीक है, बीएनएस की धारा 308 में ये बात कही गई है। अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता, तो हम इसे मानेंगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके बारे में समझेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? तो भैया इसमें हो जाएगा 10 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा। यहाँ अगला है कि गैर जमानती और संज्ञेय अपराध के लिए किसी निजी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा को निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता है? तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस, ये भी हटा दीजिए यहाँ पर भी। तो यहाँ देखिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की ये धारा 164 के तहत जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई है? बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए संबंधित है। और यहाँ पर अगला देखेंगे, यहाँ पर देखो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा है। ठीक है, 1973 की धारा अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी संबंध निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन गलत है? गलत कथन हमें देखना है। इसमें जो है ऑप्शन सी इसका जो है गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। यहाँ पर पुलिस डायरी के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 76 देखेंगे, 76 को भी छोड़ देते हैं, 77 को भी छोड़ ही देते हैं, 77 को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 77 भी छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग 78 में। 78 क्वेश्चन में है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है तो इसे हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय के निर्देश का प्रावधान करती है? तो भैया 436 करती है, धारा 436। 275 को 310 कहा गया है, 325 को 364, 383 को 424। अगला है कि निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438, ये देखो क्वेश्चन को हम बदल दे रहे हैं कि निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता के बजाय हम कहेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती है। आईपीसी की धारा ये सब 65 पढ़ेंगे। ठीक है, जो आईपीसी है वो बीएनएस की धारा 65 के तहत अपराध का आरोपी हो और बीएनएस की धारा 2023 की धारा 70 के तहत अपराध किया हो, धारा 70 के तहत अपराध किया हो, यानी कि 376 घा का और घा खा, ये दोनों जो है 70 में आ गया है, तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए निम्नलिखित कौन सा महत्वपूर्ण है? वाद पत्र के दिए गए जो प्रमाण है वो इंपॉर्टेंट रखता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसी दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जाता है। पूजा के अधिकार से संबंधित जो मुकदमा होता है उसे दीवानी प्रकृति का नहीं माना जाता है। अगला यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत को लागू करता है? धारा 11 स्पष्टीकरण 6 में। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी नहीं करेगी? यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले न्याय क्षेत्र से 250 मील दूर रहता है तो उसे भैया सम्मन नहीं आएगा, सम्मन जारी नहीं करता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, ये बात कही गई आदेश 5 नियम 4 में कहा गया। यहाँ पे अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जा सकता है? वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। ठीक है, अगला है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन किया जा सकता है? 3 बार। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह पेश करने का प्रावधान किया गया? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1976 जो संशोधन हुआ था। अगला है यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किए गए वाद व्यय निम्नलिखित में से कौन क्या शामिल किया गया है? खाने रहने का खर्च। ठीक है, इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील देने हेतु दाखिल करने के लिए उपस्थित होने तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन। ठीक है, यह आदेश 37 नियम 3 में कहा गया है। ये 90 हटा देते हैं, 90 क्वेश्चन। अगला यहाँ पर देखेंगे, ए जो है पीट पीट कर बी की हत्या करता है। ठीक है, ए जो है पीट पीट कर करके क्या करता है? बी की हत्या कर देता है। तो निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो लिखा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है,
2023 पढ़ेंगे तो इसमें जो है 2023 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाले प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा वो नहीं माना जाएगा। ऐसी बात धारा 4 में कही गई है। ये धारा 6 को ध्यान में नहीं रखना है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसकी धारा 4 में ये प्रावधान कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला है, यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के सामने संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। तो भैया ऐसी बात है, तो ये जो है ये बात कही जा सकती है धारा 23 में। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 में ये बात कही पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। धारा 23 ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो भैया ऐसी बात जो है धारा 26 में कहा गया है। धारा 26 में ऐसी बात कही गई, ध्यान रखना है। और धारा 25 को धारा 23, धारा 29 को धारा 22, धारा 37 को धारा 31 कहा गया है। अगला यहाँ पर देखिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा धारा 56 में यह बात कही गई है, यानी कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसके धारा 56 में बात कही गई है। अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये बात जो है यानी कि ऑप्शन सी जीरा है, यानी कि परीक्षा से में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी बात जो है धारा जो बी यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में बात कही गई है। तो हमें धारा 146 को ध्यान रखना है कि परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में कहा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया है। तो अनवर पीवी बनाम बी के बशीर के, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कोई रिकॉर्ड है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इस जगह हम 2023 पढ़ेंगे। 2023 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें जो कथन गलत है वो ऑप्शन बी कथन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि जो धारा 31 की जगह यहाँ पर धारा 25 पढ़ेंगे। धारा 25 के अनुसार स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु एतस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों का दिन विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुश्रुति नियम का अपवाद है। तो भैया धारा 32(1) इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन धारा 32(1) को जगह हम 26 पढ़ेंगे। तो धारा 26 को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है। तो ये जो बातचीत है वो किसी प्रकार के वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं माना जाता है। आप मध्यस्थता करा सकते हैं, आप सुलह करा सकते हैं, लोक अदालत में मुकदमा को ख़त्म करा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप बातचीत करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि जो आज का लास्ट है, लोक अदालत के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत बताया, तो लोक अदालत में सभी दीवानी और आपराधिक मामलों से निपट सकती हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत में सभी दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा नहीं हो सकती है। अतः इसमें इसलिए ऑप्शन जो हमारा बी है वो गलत है। देखिए लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, बात सही है। लोक अदालत का निर्णय एक मान्य डिग्री है, ये भी सही है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है, नहीं वो अपील कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो, आप लोग लगे रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। ठीक है, हो सकता है कल मैं 2 वीडियो ला दूँ, क्योंकि परसों एग्जाम है, तो इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।